हेलो एवरीवन, हम IS38 इंटेंजिबल एसेट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख रहे थे और अपने पिछले लेक्चर्स में हमने इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन को डिटेल में कवर किया और हमने इंटेंजिबल एसेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया डिस्कस किया। इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन क्या थी कि इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, यानी कि एक इंटेंजिबल एसेट के अंदर तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ये आइडेंटिफाइबल होगा, ये नॉन मॉनिटरी एसेट होगा और इसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होगी। फिर इसके बाद हमने इंटेंजिबल एसेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया डिस्कस किया कि इंटेंजिबल एसेट को हम रिकॉग्नाइज किस वक्त करेंगे, जब उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो और ये बात प्रोबेबल हो कि हम एसेट के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल कर सकेंगे। तो जब ये दोनों रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होंगे, हम अपनी किताबों में, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे एज एन एसेट अंडर IS38। आज के इस लेक्चर में हम इंटेंजिबल एसेट्स की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और इन डिफरेंट एग्जांपल्स में इंटेंजिबल की एसेट की डेफिनेशन और इंटेंजिबल एसेट के रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को अप्लाई करता हुआ देख रहे होंगे। तो सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास ट्रेड लाइसेंस। एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप एक टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी हो, आप एक कंपनी हो जो कि टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपने क्या करा कि आपने गवर्नमेंट से 1000 टैक्सी के लाइसेंस परचेस कर लिए। आपने गवर्नमेंट से 1000 टैक्सी के लाइसेंस परचेस कर लिए। अब ये 1000 टैक्सी के लाइसेंस परचेस आपने क्यों करे? आपने सोचा कि कुछ टैक्सी के लाइसेंस मैं अपने एम्प्लॉयज़ को ही प्रोवाइड करके टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा और कुछ टैक्सी के लाइसेंस मैं आउटराइटली सेल कर दूंगा। यानी मैंने गवर्नमेंट से 1000 टैक्सी के लाइसेंस परचेस किए दो ऑब्जेक्टिव्स के लिए। नंबर वन कि कुछ लाइसेंसेस को मैं अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू ही इस्तेमाल करके टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा और कुछ लाइसेंस ऐसे हैं जो कि मैं थर्ड पार्टी टैक्सी सर्विस कंपनी को या टैक्सी ड्राइवर्स को सेपरेटली सेल कर दूंगा। तो ये जो 1000 लाइसेंस आपने एक्वायर किए है, ये 1000 के 1000 लाइसेंस इंटेंजिबल IS38 नहीं है। उतने नंबर ऑफ लाइसेंस, फॉर एग्जांपल कि आपने सोचा कि मैं 400 लाइसेंस अपने एम्प्लॉयज के थ्रू टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो 400 लाइसेंस आपके लिए इंटेंजिबल एसेट है क्योंकि ये आइडेंटिफाइबल है, ये गवर्नमेंट के साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में अराइज हुआ, इसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है और ये नॉन मॉनिटरी एसेट भी है। लेकिन वो लाइसेंस जो आपने परचेज करने की नियत से रखे, फॉर एग्जांपल के 600 लाइसेंस हमने परचेज किए इस नियत से कि हम इसको बेच देंगे, तो अब हम इसे IS38 में नहीं बल्कि IS2 इन्वेंट्री के अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड में अकाउंट फॉर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने परचेज किए विद द ऑब्जेक्टिव, विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव कि आप इसे सेल कर रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है इंटरनेट वेबसाइट की। आज की तारीख में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपना बिजनेस ऑनलाइन किसी ना किसी वेबसाइट के थ्रू ऑपरेट कर रही होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम दराज की मिसाल ले लें, हम कोई और ई-कॉमर्स वेबसाइट की मिसाल ले लें जो कि कस्टमर और कंपनी के दरमियान एक प्लेटफॉर्म का रोल प्ले कर रही होती है कि कस्टमर इन वेबसाइट्स के थ्रू अपने डिफरेंट ऑर्डर्स या अपने डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर कर सकता है। तो ये जो वेबसाइट है ये भी एक इंटेंजिबल एसेट है। अब क्या इंटेंजिबल एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज करने के लिए इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है? यस। अगर तो आपने वो वेबसाइट किसी थर्ड पार्टी से डेवलप करवाई है तो कॉस्ट आई गेस इजीली रिलायबली मेजरेबल होगी, और अगर आपने वो वेबसाइट खुद इंटरनली डेवलप की है तो भी आप इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकते हो। इसके लिए हमारे पास एक SIC है, SIC32 वेबसाइट कॉस्ट, जिसे हम लेटर स्टेज पे डिस्कस करेंगे कि अगर हम इंटरनली कोई वेबसाइट डेवलप करवाते हैं तो उसकी हम कॉस्ट किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। तो इस वेबसाइट, चाहे हमने एक्सटर्नल पार्टी से वेबसाइट बनवाई हो, चाहे हमने इंटरनली वेबसाइट डेवलप की हो, हम इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकते हैं। क्या हम इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकेंगे? यस, हम इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी हासिल कर सकेंगे क्योंकि इसी वेबसाइट, इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह ऑफर कर रहे होंगे। कस्टमर इसी वेबसाइट के थ्रू हमसे गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर कर रहा होगा। तो वेबसाइट भी एक इंटेंजिबल है जिसे IS38 के अंदर कैपिटलाइज किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास तीसरी एग्जाम्पल है क्रिकेट टीम। फॉर एग्जाम्पल क्या आप कोई क्रिकेट टीम एक्वायर कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल के PSL की फ्रेंचाइज में, यानी कि जो PSL के मैचेस होते हैं, आप उसमें लेट्स से कि लाहौर कलंदर की टीम एक्वायर कर लेते हो। अब आप ये क्रिकेट टीम क्यों एक्वायर करोगे? सर ऑब्वियसली उस क्रिकेट टीम की क्वालिटी की वजह से, ऑब्वियसली उस क्रिकेट टीम की फेम की वजह से। देखें, आम हालात में हमारा जो स्किल्ड स्टाफ है, हमारा जो ट्रेंड एम्प्लॉय है, या हम अपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के ऊपर और एक्सपर्टीज के ऊपर जो खर्चा करते हैं, IS38 हमें मना करता है कि आप ट्रेंड और स्किल्ड स्टाफ को एज अ एसेट रिकॉर्ड ना करो, आप एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग की कॉस्ट को एज अ एसेट रिकॉर्ड ना करो। इसका रीज़न ये है कि हम अपने एम्प्लॉय को कंट्रोल नहीं कर सकते। भाई आपने अपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करवाई, हो सकता है वो मर जाए, हो सकता है कि वो पागल हो जाए, हो सकता है कि वो कंपनी छोड़ के चला जाए। इस वजह से IS38 मना करता है कि हम एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पे या जो हमारा स्किल्ड और ट्रेंड स्टाफ है उसको हम एज अ एसेट, एज अ इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन यहाँ पे केस या यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है।
अगर आप एक क्रिकेट टीम को एक्वायर कर रहे हो उनकी क्वालिटी की वजह से या उनकी फेम की वजह से, तो ऑब्वियसली आपके और उस क्रिकेट टीम के दरमियान कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट के तहत वो जो क्रिकेट टीम के प्लेयर्स है वो किसी और टीम के लिए नहीं खेल सकते, या वो नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आपकी ही टीम के लिए खेल रहे होंगे। तो इस एग्रीमेंट का होना, इस लीगल कॉन्ट्रैक्ट का होना, जिसकी बेसिस पे वो क्रिकेट टीम किसी और क्रिकेट प्लेयर्स किसी और टीम के लिए नहीं खेल सकते, या नंबर ऑफ ईयर्स तक आपके लिए ही परफॉर्म कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ हद तक आपका कंट्रोल इस्टेब्लिश करता है। और यहाँ पे कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाता है तो हम इस क्रिकेट टीम को एज अ इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। इसके बाद हमारे पास अगली एग्जांपल है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। अब देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के केस में बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं और बहुत सारे सिनेरियोज को हमने सेपरेटली डिस्कस करना है। एक सिनेरियो हो सकता है कि आपने कोई लैपटॉप, आपने कोई पीसी पर्सनल कंप्यूटर परचेज किया और उसको ऑपरेट करने के लिए आपने विंडोज़ का एक लाइसेंस परचेज किया। फिर उसी लैपटॉप या उसी पीसी में कोई आपने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर परचेज किए, फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसी पीसी के लिए या उसी पीसी के जो सॉफ्टवेयर वगैरह है उसकी एनुअल अपग्रेड्स के लिए कोई पैसे वगैरह पे किए हो। तो अब सवाल ये क्रिएट होता है कि जो डिफरेंट तरह के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की फॉर्म में हो, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की फॉर्म में हो, या फिर एनुअल अपडेट्स की मद में आपने कोई पैसे पे किए हो, क्या ये इंटेंजिबल एसेट है या नहीं है। देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, आपने एक लैपटॉप या एक पर्सनल कंप्यूटर परचेज किया और उसको चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए आपने एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बाय किया, आपने एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंस लिया। क्या ये इंटेंजिबल है? यस, ये इंटेंजिबल है, क्योंकि ये आइडेंटिफाइबल भी है, नॉन मॉनिटरी भी है और इसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस भी नहीं है। लेकिन क्या मैं इसे IAS 38 में कैपिटलाइज करूंगा? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। हम इस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को IAS 38 में कैपिटलाइज नहीं कर रहे होंगे। ऐसा क्यों सर? सर, आपको याद होगा कि आपने IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर किया है। IAS 16 में जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की इनिशियल रिकॉग्निशन होती है, वो इनिशियल रिकॉग्निशन होती है कॉस्ट पे, और कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 परचेज प्राइस, नंबर 2 डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, एंड नंबर 3 डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट का जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब है कि हर वो कॉस्ट जो कि एक एसेट को डिजायर्ड कंडीशन और डिजायर्ड लोकेशन में लाने के लिए जरूरी है ताकि उससे मैनेजमेंट की इंटेंशन के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सके। तो अगर आपने कोई लैपटॉप या आपने कोई पर्सनल कंप्यूटर परचेज किया, आप उसे ऑपरेट ही नहीं कर सकते विदाउट द ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, विदाउट द विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब है कि ये विंडोज या ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर उस लैपटॉप का, उस पर्सनल कंप्यूटर का इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करने के लिए, उस लैपटॉप या उस पर्सनल कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए एक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। उसके बगैर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो लैपटॉप, वो पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, उसके इकोनॉमिक बेनिफिट ही हासिल नहीं किए जा सकते। तो ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ये IAS 16 में एज अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कैपिटलाइज होगा, रादर देन कि आप इसे सेपरेटली एज अ इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, उसको रन करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए। इसे हम इंटेंजिबल के तौर पे सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप विंडोज के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी परचेस करते हो, आपने एमएस ऑफिस का लाइसेंस लिया, आपने फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इस तरह का कोई लाइसेंस लिया, अब ये जो आपने सेपरेट सॉफ्टवेयर परचेस किया किसी थर्ड पार्टी से, किसी इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर से, सर ये इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि ये आइडेंटिफाइबल भी है, नॉन मॉनिटरी भी है, इसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, इसकी कॉस्ट भी मेजर हो सकती है और इससे आप फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी हासिल कर रहे होंगे। इसी तरह से आपने किसी सिस्टम के या किसी सिस्टम के या किसी भी सॉफ्टवेयर के एनुअल अपग्रेड्स वगैरह परचेस किए। अगेन एनुअल अपडेट्स का परचेस करना कि आपकी हर 3 साल बाद अपडेट हो रही होगी, हर 1 साल बाद अपडेट हो रही होगी, और आपने इसके लिए कोई एडवांस में अमाउंट पे कर दिया, ये भी इंटेंजिबल के तौर पे सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों इंटेंजिबल के तौर पे सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं होगा? क्योंकि ये सेपरेबल नहीं है, ये उस इंटेंजिबल के साथ अटैच्ड है, ये सेपरेबल नहीं है, ये उस पीसी के साथ अटैच्ड है, सेपरेबल नहीं है। आप बहुत तो बहुत इसके अगेंस्ट कोई प्रीपेड एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई प्रीपेमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन इसे सेपरेटली एज अ इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकोगे। इसके बाद हमारे पास अगली एग्जांपल है कस्टमर लिस्ट की। अब देखिए, कस्टमर लिस्ट एक तो वो कस्टमर लिस्ट हो सकती है जो हमने ओवर द ईयर्स अपने बिजनेस में खुद डेवलप की है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी बिजनेस है, चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, कोई टेलीकॉम कंपनी हो, कोई एजुकेशन सेक्टर हो, ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, ओवर द नंबर ऑफ पीरियड्स वो अपने कस्टमर्स का डाटा मेंटेन कर रही होती है, कस्टमर्स का डाटा क्रिएट कर रही होती है। तो ये जो इंटरनली क्रिएटेड या इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट है, ये हम इंटेंजिबल के तौर पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रीजन बीइंग के इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट की
आप कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं कर सकते। इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट से आप इकोनॉमिक बेनिफिट तो शायद फ्यूचर में हासिल कर लोगे, लेकिन आप उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं कर सकते। तो सर इस तरह की इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट को हम सेपरेटली एज अ इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस में ऐसा होता है कि आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन परचेज करते हो, आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन परचेज करते हो, आप थर्ड पार्टी वेंडर से कस्टमर्स का डाटा या कस्टमर की इंफॉर्मेशन परचेज करते हो। तो पहला सवाल कि अगर आपने कोई कस्टमर लिस्ट या कस्टमर इंफॉर्मेशन परचेज की तो क्या ये इंटेंजिबल है? यस, ये बिल्कुल इंटेंजिबल है, क्योंकि ये आइडेंटिफाइबल भी है, ये नॉन मॉनिटरी भी है, इसकी फिजिकल सब्सटेंस भी नहीं है, आप इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हासिल कर रहे होगे, कॉस्ट भी रिलायबली मेजर कर रहे होगे, तो ये इंटेंजिबल एसेट तो है। क्या इसे एज अ इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आप जिस जगह पे ऑपरेट कर रहे हो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हैं। फॉर एग्जांपल कि बहुत सारी कंट्रीज में इस तरह के लॉज हैं कि आप किसी भी इंडिपेंडेंट कस्टमर को कांटेक्ट नहीं कर सकते या किसी भी इंडिपेंडेंट कस्टमर का डाटा लेकर उन्हें अपनी प्रोडक्ट मार्केट नहीं कर सकते। अगर तो आप एक ऐसी कंपनी में, अगर तो आप ऐसी कंट्री में जुरिसडिक्शन में ऑपरेट कर रहे हो जहां पे आप किसी भी इंडिपेंडेंट कस्टमर को इस तरह से रीच आउट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी नहीं लिया जा सकता, इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी नहीं लिया जा सकता, ये इंटेंजिबल एसेट के तौर पे रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर मैं कस्टमर को अप्रोच ही नहीं कर सकता तो मैं इस तरह की कस्टमर लिस्ट बाय क्यों करूंगा। लेकिन अगर मैं एक ऐसी कंट्री में, ऐसी जुरिसडिक्शन में ऑपरेट कर रहा हूं जहां पे मैं कस्टमर लिस्ट को बाय करके उनको कांटेक्ट कर सकता हूं, उनको अपनी प्रोडक्ट पिच कर सकता हूं, उनको अपनी प्रोडक्ट मार्केट कर सकता हूं और वहां के लोकल लॉस इस बात की इजाजत देते हैं, तो अब इसकी कॉस्ट भी रिलायबली मेजरेबल है, इनको कांटेक्ट करके अपना फ्यूचर प्रोडक्ट भी फ्यूचर में इनको बेचा जा सकता है, तो अब इसे एज अ इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसके बाद हमारे पास लास्ट एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन या प्रमोशन एंड मार्केटिंग पे किया जाने वाला खर्चा। देखें, जितने भी बिजनेसेस हैं, चाहे वो स्मॉल साइज हो, मीडियम साइज हो या लार्ज साइज एंटिटीज हो, जनरली हर बिजनेस अपने प्रोडक्ट की, अपने गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग के ऊपर सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर कर रही होती है। चाहे आप किसी हॉस्पिटल की बात करें, आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें या किसी की बात करें, हर बिजनेस अपने प्रोडक्ट को, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट करने के ऊपर, एडवर्टाइज करने के ऊपर ठीक ठाक खर्चा कर रही होती है। यानी कि कंपनी के बजट्स का सिग्निफिकेंट पोर्शन मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन के लिए खर्च हो रहा होता है। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि अगर मैं एक प्रोडक्ट की प्रमोशन पे, मार्केटिंग पे, ब्रांडिंग पे खर्चा कर रहा हूं और मुझे पता है कि ये जो मैं आज मार्केटिंग पे, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करूंगा, इससे मैं अगले 3 साल तक ये प्रोडक्ट बेच सकूंगा, इससे अगले 3 साल तक मेरा प्रोडक्ट कस्टमर में पॉपुलर होगा, यानी कि अगले 3 साल तक इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, तो क्या इस एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस को हम एज अ इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करेंगे? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि इंटेंजिबल की डेफिनेशन क्या थी? इंटेंजिबल इज एन आइडेंटिफाइबल एसेट। इंटेंजिबल इज एन आइडेंटिफाइबल एसेट। जब आप मार्केटिंग और प्रमोशन पे खर्चा करते हो तो ये कोई आइडेंटिफाइबल नहीं है, यानी कि ये सेपरेबल नहीं है। आप इस एडवर्टाइजमेंट को सेपरेटली सेल नहीं कर सकते, तो चूंकि ये सेपरेबल नहीं है, ना ये किसी लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट के नतीजे में अराइज हुई, तो एडवर्टाइजमेंट पे किया जाने वाला खर्चा आइडेंटिफाइबल का क्राइटेरिया मीट नहीं करता, इस वजह से इसे एज अ इंटेंजिबल नहीं डेजिग्नेट किया जा सकता, इस वजह से इसे आई स्टडीड में कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपने किसी मार्केटिंग और प्रमोशन की कंपनी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो 3 साल तक आपकी ब्रांडिंग करेगी, 3 साल तक आपकी एडवर्टाइजमेंट करेगी, और आपने सारी पेमेंट एक साथ कर दी है। आपने किसी मार्केटिंग की कंपनी को आज पे किया अगले 3 साल के लिए, तो अब आपके पास प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या प्रीपेमेंट्स के नाम से कोई एसेट रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन हम इसे इंटेंजिबल एसेट नहीं कहेंगे, ये तो हमने फ्यूचर एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिए, तो हम इसे प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेमेंट सिंपली कह रहे होंगे। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी इंटेंजिबल से पर्टेनिंग, जो कि प्रैक्टिकली और एग्जाम सिनेरियोस में अराइज हो सकती है। तो हमने इन सारी एग्जांपल्स में इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन और इंटेंजिबल एसेट के रिकॉग्निशन क्राइटेरिया दोनों को देखना है। अगर ये दोनों बातें मीट होती है तो वो आई स्टडीड का इंटेंजिबल है। अगर डेफिनेशन या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इन दोनों में से किसी एक जगह पे भी मसला आता है, कोई एक क्राइटेरिया भी मीट नहीं होता, तो फिर हम उसे एज अ इंटेंजिबल एसेट कैपिटलाइज नहीं कर रहे होंगे। तो आई होप कि ये इंटेंजिबल की डेफिनेशंस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।